हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन सव्या वचन। आप सबका सव्या वचन में एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्लियरली फिशर सिंथेसिस। मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये टॉपिक थोड़ी सी टफ लगती होगी, लेकिन आई एम श्योर कि इसके बाद आप लोगों को ये टॉपिक और डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सव्या वचन का आज का टॉपिक क्लियरली फिशर सिंथेसिस। सो गाइस, क्लियरली फिशर सिंथेसिस कोई भी इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या है क्लियरिफिकेशन सिंथेसिस। इज अ सिंथेटिक प्रोटोकॉल। क्या है सिंथेटिक? मतलब कृत्रिम उपाय से बनाया जाने वाला प्रोसेस। ठीक है, कृत्रिम उपाय से जो प्रोसेस है उससे क्या बनाते हैं हम लोग? उससे बनाते हैं क्या है, यूज टू इंट्रोड्यूस अ कार्बन एटम टू द मॉलिक्यूल ऑफ एन एल्डोज। कोई भी एल्डोज हो उस पे एक नया कार्बन एटम ऐड करने का जो सिंथेटिक प्रोटोकॉल मतलब कृत्रिम उपाय है उसे हम लोग कहते हैं क्लियरली फिशर सिंथेसिस। गॉट इट? तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्लियरली फिशर सिंथेसिस क्या है? क्लियरली फिशर सिंथेसिस है कृत्रिम उपाय से किसी भी एल्डोज मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम एडिशन का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं क्लियरली फिशर सिंथेसिस। तो ये प्रोसेस कैसा है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक एल्डोज है। ठीक है, इसको हम थ्रू क्लियरली फिशर सिंथेसिस से जब हम लोग ट्रीट करेंगे या इस उपाय को जब हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर N+1 बन जाएगा। अब N+1 क्या है? दो N+1 बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये इनका एक दो एपीमर बन जाता है, एल्डोस 2 और एल्डोस 3। किसका एपीमर बनेगा? एल्डोस 1 का एपीमर बनेगा, एल्डोस 2 और एल्डोस 3। ठीक है, और मॉलिक्यूल भी आप लोग देख सकते हैं N से N+1 दोनों जगह पे। ओके, अब आते हैं मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या है? जो मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया जाता है। ठीक है, इस पे क्या किया जाता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया जाता है। किससे? साइनाइड एटम आयन से। तो कौन कौन सा साइनाइड आयन इसको इस पे यूज होता है? पहला होता है सोडियम साइनाइड, दूसरा होता है पोटेशियम साइनाइड, NaCN और KCN। लेकिन इसको भी याद रखना पड़ेगा कि ये एक्वा साइनाइड सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्वा साइनाइड सोल्यूशन पे KCN और NaCN हम लोग यूज करेंगे और इस पे क्या होगा, तो ये जाके आगे जाके क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। ठीक है, और एक कहां पर करेगा? कार्बोनिल ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल का जो कार्बोनिल ग्रुप है उस पे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। तो आइए देखते हैं, ये स्टेप 1, इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है साइनाइड आयन से। तो यहाँ पर साइनाइड एडिशियम और वो भी एक्वा सोल्यूशन। कौन सा एल्डोज लिया गया? इस पे दी ग्लिसराइलडिहाइड एल्डोज लिया गया है। अब आगे जाके क्या होगा, ये एक कायरल सेंटर पे इस पे अटैक करेगा। देखिए, ये दोनों मॉलिक्यूल के कायरल सेंटर पे अटैक कर रहा है और ये जो बनता है एक्वा सॉल्यूशन पे, इसका एक मिक्सचर कंपाउंड बनता है। किसका? दोनों डाइस्टीरियोमर्स का एक मिक्सचर कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो साइनाइड एटॉम जो है वो जो इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एडिशन करेगा, जो न्यूक्लियर अटैक करेगा, कहाँ पर करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे करेगा। तो ये अटैक जो है ये आगे से भी कर सकता है, पीछे से भी कर सकता है। मतलब ये ऊपर से भी अटैक करेगा और नीचे से भी अटैक कर सकता है, जिस कारण से क्या है, यहाँ पर दो इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है, देखिए साइनाइड कैन अटैक द कार्बन आइदर फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम। ये ऊपर से भी कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। देयरफॉर देयर विल बी टू इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड। तो दो तरह के इंटरमीडिएट जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, विच विल लीड्स टू टू शुगर प्रोडक्ट्स। तो जिस कारण से क्या होता है, जो पहला एल्डोस था उसका दो अलग अलग एपिमर बनेगा, दो अलग अलग शुगर प्रोडक्ट्स यहां से बन सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है हाइड्रोजिनेशन। The second step is that the cyanohydrin is reduced with hydrogen using palladium or barium sulfate as the catalyst and water as a solvent to form an imine. तो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग इस पे हाइड्रोजनेशन करते हैं, इस पे हाइड्रोजन एडिशन करते हैं। किसके ऊपर? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट सोल्यूशन। ये देखिए, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट सोल्यूशन में हम लोग हाइड्रोजन एडिशन करते हैं, मतलब अल्टीमेटली इस पे रिडक्शन हो रहा है और ये आगे जाकर एक इमीन फॉर्म करता है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। द थर्ड स्टेप इज द हाइड्रोलिसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। द इमीन क्विकली हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म एन एल्डिहाइड। जैसे इस पे हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे ये इमीन ग्रुप जो बन रहा है वो वाटर के पानी के संपर्क में आता है, हाइड्रोलिसिस होता है और ये तुरंत जो इसका इमीन ग्रुप है वो आगे जाके एल्डिहाइड ग्रुप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो पहले हम लोगों ने लिया था क्या? ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये आगे जाके बन गया क्या?
डी एरिथ्रोस और डी थ्रियोस। है ना बहुत सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब सिंथेटिक प्रोटोकॉल को क्यों काम में लाया गया, क्या इसके यूजेस हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। मतलब अगर ऐसा बोला जाए कि क्लियरली फिशर सिंथेसिस का यूजेस किस प्रकार से किया जा सकता है और इसका लिमिटेशंस क्या क्या है। Usually used for the production of sugars that are difficult or impossible to obtain from the natural resources। ये बहुत सोचने वाली चीज है कि नेचुरल रिसोर्सेस में मतलब नेचुरल फॉर्म में जो भी शुगर्स हम लोग या तो बना नहीं सकते या फिर वो मिलना असंभव है, तो ऐसे शुगर्स का हम लोग कृत्रिम उपाय से हम लोग इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि इट इज प्रोवाइड एक्सेस टू एवरी पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ एनी डिजायर्ड एल्डोज। मतलब किसी भी प्रकार का एल्डोज हो जाए उसका हम लोग हर तरीके से, हर संभव तरीके से जो भी इसका स्टीरियो आइसोमर बन सकता है उसको हम लोग बना सकते हैं इस क्लियरली फिशर सिंथेसिस के माध्यम से। अब आइए देखते हैं इसका लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशन में सबसे पहला आता है द प्रोसेस इज लिमिटेड बाय इट्स लो याइल्ड एंड यूज ऑफ टॉक्सिक रिएजेंट्स। मतलब क्योंकि इसमें हम लोग टॉक्सिक रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका जो याइल्ड मतलब इसका जो क्वांटिटी है बनने का वो बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है। दूसरा इसका लिमिटेशन क्या था, प्रोसेस रिक्वायर्स हेवी सप्लाई ऑफ प्रीवियस शुगर इन द सीरीज। मतलब एक सीरीज में ये बनता है 3 कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम बनेगा, 4 से 5 बनेगा, 5 से 6 बनेगा, इस तरह का ये आगे बढ़ता जाता है। तो मतलब अगर हमें 4 कार्बन एटम का सीरीज बनाना है प्रीवियस शुगर का, इस पे बहुत ज्यादा मात्रा में इसका सप्लाई उपलब्ध होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग 4 कार्बन एटम का सीरीज बना रहे हैं तो 3 कार्बन एटम का सीरीज का जो भी शुगर मॉलिक्यूल है उसका हमारे पास अधिक से अधिक मात्रा में इसकी उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे हम लोग डी थ्रियोज, जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग ग्लिसराइल्डिहाइड से थ्रियोज और एरिथ्रोज बनाए हैं, प्रोसेस में देखे हम लोग। तो अगर हम लोग को थ्रियोज और एरिथ्रोज बनाना है तो हमारे पास ग्लिसराइल्डिहाइड की मात्रा जो है वो शुगर मात्रा जो है वो हमारे पास अधिक से अधिक हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। थर्ड, द लिमिट द सीरीज इटसेल्फ रिक्वायर्स सब्सटेंशियल सिंथेटिक वर्क इफ इट इज नॉट रेडीली अवेलेबल। मतलब अगर हमारे पास, अगर हमको 5 कार्बन एटम बनाना है तो हमारे पास 4 की मात्रा अधिक होनी चाहिए पहले के हिसाब से। तो लेकिन अगर हमारे पास 4 की मात्रा मतलब 4 कार्बन एटम शुगर की मात्रा हमारे पास जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार नहीं है तो हमें 3 से 4 को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये लिमिटेशन बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है कि अगर हमें 5 की जरूरत है तो और हमारे पास 4 की उपलब्धता नहीं है तो हमें 3 से पहले 4 बनाना पड़ेगा, 4 से फिर 5 बनाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि हमें एक सीरीज के वाइज हिसाब से ही बनाना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि हमें 6 कार्बन एटम ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास उसके पहले का राइबोज ही नहीं है, मतलब 5 कार्बन एटम का कोई शुगर मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो भाई 6 कार्बन एटम का कोई शुगर मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। अगर 6 कार्बन एटम चाहिए तो हमें 3 से 4 बनाना पड़ेगा, 4 से 5 कार्बन एटम बनाना पड़ेगा, फिर 5 कार्बन एटम से 6 कार्बन एटम बनाना पड़ेगा, तभी जाके 6 कार्बन एटम जो कि हमारा डिजायर्ड या रिक्वायर्ड कार्बन एटम है उसका शुगर मॉलिक्यूल है वो तभी हमारे पास बन पाएगा जब हम सीरीज के माध्यम से आएंगे, ना कि सीधा वो बनेगा। और चौथा जो लिमिटेशन है, द ओवरऑल याइल्ड ड्रॉप्स अप्रोक्सीमेटली एंड एक्सपोनेंशियली फॉर ईच एडिशन इटरेशन। मतलब जैसे हमें 6 की मात्रा है, 6 कार्बन एटम शुगर की जरूरत है, लेकिन हमें प्रोसेस क्या है कि हमें 3 से 4 कार्बन एटम पे आना पड़ेगा, 4 से 5 में आना पड़ेगा और 5 से फिर 6 कार्बन एटम का शुगर मॉलिक्यूल बन सकता है। तो ऐसे केस में क्या है कि इसका जो हमारी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका जो याइल्ड है मतलब उत्पादन क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती रहती है और एक्सपोनेंशियली ये और भी कम होती रहेगी जैसे जैसे इसका जो सीरीज वाइज स्टेप है, प्रोसीजर है, वो बढ़ता जाएगा। मतलब अगर हमारे पास 3 कार्बन एटम की मात्रा ज्यादा है तो 3 से 4 कार्बन एटम का शुगर जो बनेगा वो उससे कम बनेगा, 4 से 5 का कंपाउंड जो है उसकी उपलब्धता और कम हो जाएगी और 5 से जो हमारा रिक्वायर्ड है 6 कार्बन एटम का शुगर मॉलिक्यूल उसकी उपलब्धता और ज्यादा कम हो जाएगी हमारे पास। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्लियरली फिशर सिंथेसिस क्या है, इसकी क्या मैकेनिज्म है, ये किस प्रोसेस के थ्रू से वर्क करता है, इसकी यूजेस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो आइए देखते हैं क्लियरली फिशर सिंथेसिस के माध्यम से हम लोग किस तरीके से धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम लोग एल्डो ट्रायोज लेते हैं, मतलब एल्डोज ग्रुप का जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ट्रायोज वो लेते हैं जिसकी है डी ग्लिसराल्डिहाइड। इसको जो हम लोग क्लियरली फिशर सिंथेसिस के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 4 कार्बन एटम का शुगर मॉलिक्यूल जो कि है डी एरिथ्रोस और डी थ्रियोज। इसको हम लोग कहेंगे एल्डो टेट्रोज, मतलब 4 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल। फिर आगे जाके जब 4 से हम लोग 5 कार्बन एटम में आएंगे तो ये बन जाएगा डी राइबोस
और डी एराबिनोज। जी हाँ दोस्तों, ये वही राइबोज है जो हमारा डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एरिथ्रोज से बन जाता है 2 एपिमर, एक डी राइबोज और एक डी एराबिनोज। सिमिलरली थ्रियोज से भी 2 एपिमर बन जाएंगे, एक है डी जाइलोज और दूसरा है डी लाइजोज। ये 4 कार्बन एटम से 5 कार्बन एटम में आया है, इसके लिए इसको बोलेंगे एल्डोपेंटोजेस। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास राइबोज जो कि 5 कार्बन एटम है, उससे 6 कार्बन एटम में के लिए और भी 2 एपिमर बन जाएगा, एक है डी एलोज और दूसरा है डी एल्ट्रोज। मतलब राइबोज से डी एलोज डी एल्ट्रोज। सिमिलरली एराबिनोज से डी ग्लूकोज और डी मैनोज। ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज शुगर आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो डी एराबिनोज से हम लोग जब उसको क्लियरनी फिशर सिंथेसिस के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे तो ये 6 कार्बन एटम डी ग्लूकोज बनेगा और डी मैनोज। उसी तरह डी जाइलोज 5 कार्बन एटम से 6 कार्बन एटम डी गुलोज और डी आइडोज, और लाइजोज से डी गैलेक्टोज और डी टेलोज। तो ये है आपके सामने स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप, किसका, फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू से बनाया गया। डी एल्डोज का 3 से 3 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम की मात्रा तक हमने यहाँ पर दर्शाया है। इसी तरीके से धीरे धीरे ये आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं किलियनी फिशर सिंथेसिस के माध्यम से। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें बताइए कमेंट करके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। फेसबुक में फॉलो करने के लिए क्लिक कीजिए facebook.com/savyavachan.sv एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए क्लिक कीजिए instagram.com/savyavachan। तो गाइज, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।